बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 8 जिसका नाम है वेव्स। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? वेव्स का इंट्रोडक्शन। वेव्स को हम डिटेल से मतलब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेव से हर पॉइंट हम क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वेव का इंट्रोडक्शन मतलब वेव से रिलेटेड आपका हर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मेजरली हम वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा क्या है, नॉन मैकेनिकल। तो इसी तरह हम ये दो कैटेगरीज को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, इसी तरह प्रोग्रेसिव वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स के टाइप्स और इसी तरह प्रोग्रेसिव वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक को भी क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको प्रोग्रेसिव वेव्स के टाइप्स से रिलेटेड हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह वेव्स के इंट्रोडक्शन से भी हर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट इंशाल्लाह आपको मिस नहीं होगा। 100% इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अगर आपने लेक्चर को लास्ट तक देख लिया। तो चलो हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेव्स। अब सिंपल हमारे साथ वेव्स है क्या। वेव्स में सिंपल ये डिफिनेशन आपको पहले एक्सप्लेन करके फिर आपको बताता हूँ। मैंने लिखा क्या है इसका डिफिनेशन। मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में भी लिखा था कि आपकी नोट्स भी क्या हो जाए, डेवलप हो सके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेव्स, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। याद रखना, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ये क्या है, सिंपल वेव्स की तारीफ। मैंने क्या लिखा है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। और दूसरा और तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। ये दूसरा भी मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीट डिटेल से। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि वेव्स क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में मोमेंटम। और इसके बाद डज नॉट ट्रांसपोर्ट मैटर एंड मास। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम का मतलब क्या है। कि जब किसी भी मीडियम से मुराद कोई भी चीज हो सकता है, अगर आप उसमें क्या करोगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी। वहां पर क्या होगा, एक मतलब क्या करेंगे, एक वेव्स का पैटर्न प्रोड्यूस होगा। उस पैटर्न को हम क्या नाम देंगे, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उस वाइब्रेशन को हम क्या नाम देंगे, वेव्स। तो किस तरह मीडियम में आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज, फिर मैं आपको ये मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। लेट सपोज जब आप पानी में पॉन्ड्स में कोई भी क्या करते हो, वहां से ऊपर से कोई भी पत्थर उसमें फेंकते हो, तब जब उसमें पत्थर फेंकते हो ना, तो उस पत्थर आपने क्या किया, पानी हमारे साथ क्या है, एक मीडियम। पानी क्या है, एक मीडियम है। और पत्थर क्या किया आपने, जब उस पानी में फेंक दिया ना, तो उस पानी में आपने क्या क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। उस पानी को आपने क्या किया, पानी हमारे साथ एक मीडियम है, तो उस मीडियम में आपने क्या किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। जब आपने डिस्टर्बेंस वहां पर क्रिएट किया ना, तो वहां पर आप खुद देखते हो, आपको नजर आती है इस तरह गोल गोल वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में क्या करती है, दोनों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में क्या करती है, इस तरह मूव करती है, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से किसी भी मीडियम में आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो जनरली वेव्स क्या है कि वेव्स हमारे साथ क्या है, जब किसी भी मीडियम जिस तरह आप स्ट्रिंग को लेट सपोज आपने स्ट्रिंग इस तरह पकड़ लिया, उसका एक पॉइंट किसी भी चीज से आपने फिक्स कर दिया ना, एक पॉइंट आपने किसी भी पॉइंट से क्या कर लिया, फिक्स। मैंने यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक दीवार से उसका पॉइंट फिक्स कर लिया और रस्सी का एक हाथ मैंने एक पॉइंट मैंने क्या कर लिया, अपने हैंड में क्या कर लिया, पकड़ लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया। तो अब मैं रस्सी को क्या करूंगा, जो स्ट्रिंग है ना, मैं उसको इस तरह करूंगा। तो जब मैंने उसको जर्क दे दिया ना, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, वेव्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, वेव्स प्रोड्यूस होगा। वो क्या है, वो असल क्या है, जो पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये जर्क क्या होगा, आगे जाएगा, आगे फॉरवर्ड जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, रस्सी हमारे साथ क्या है, एक मीडियम। मैंने उस मीडियम में क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। जब मैं उस मीडियम में डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट किया ना, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में क्या प्रोड्यूस होगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो उस पैटर्न, ये जो पैटर्न इस तरह अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में प्रोड्यूस हो गया, इस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं, वेव्स। तो जनरली जब किसी भी मीडियम में आप क्या करते हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, मीडियम कोई भी चीज हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर हमारे साथ रस्सी है, उसको मैंने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, वेव्स। इसी तरह वाटर हमारे साथ एक मीडियम में, उसमें आपने पत्थर फेंक दिया, तो उस वाटर हमारे साथ मीडियम में पत्थर आपने फेंक दिया, तो आपने वाटर जो मीडियम है उसमें आपने क्या क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, वेव्स। तो इसलिए जब किसी भी मीडियम में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल, जब डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, जब आप किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, वेव्स। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। याद रखना, वेव्स क्या करता है, वेव्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करेगा। बल्कि ये मैटर और मास दोनों सिंपल क्या है, सेम चीज है। ये मैटर और मास मतलब आप सिंपल क्या कह सकते हो कि वेव्स क्या है,
वेव्स एनर्जी और मोमेंटम को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, बट वो क्या करेगा, वेव्स मैटर को कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। किस तरह, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको अभी मैं प्रूफ करके भी बताता हूँ कि किस तरह वेव्स मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। किस तरह, लेट सपोज एक पर्सन है ना, वो यहाँ पर उसके हाथ में क्या स्ट्रिंग है, ये क्या है, उसके हाथ में ये स्ट्रिंग है, सही है, और उसने उस स्ट्रिंग क्या क्या इस ट्री से क्या कर लिया, बांध लिया, उस स्ट्रिंग को इस ट्री से क्या कर लिया, बांध लिया, सही है। तो यहाँ पर ये क्या है, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए। लेट सपोज ये स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग भी किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स, ये क्या है, एक पार्टिकल्स, स्ट्रिंग में क्या है, पार्टिकल्स है। तो आप इस पार्टिकल्स को कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी। मैं इस पार्टिकल को क्या नाम देता हूँ, यहाँ पर लेट सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, सही सही। ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग भी कोई ना कोई पार्टिकल से बने होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से स्ट्रिंग बना हुआ है। तो इस आदमी के हाथ में स्ट्रिंग है और उसने स्ट्रिंग एक पॉइंट मतलब स्ट्रिंग का एक एंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरा हैंड उसने क्या किया, ट्री से क्या किया, फिक्स किया, ट्री से बांधा हुआ है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने लिख लिए, ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये क्या है, इस मीडियम, रस्सी हमारे साथ क्या है, मीडियम है, और ये मीडियम जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, कोई नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से तो बना होगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर आपको जाहिर करके बता दिया। तो यहाँ पर मैंने भी लिख लिया कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये इस मीडियम या इस रस्सी के पार्टिकल्स है। तो लेट सपोज अगर मैं इस रस्सी को क्या करूंगा, मैंने जो ट्री से बांधा हुआ है, मैंने यहाँ पर उस सिचुएशन लिख लिया, वो रस्सी से बांधा, जब मैं उस रस्सी को क्या करूंगा, जर्क दूंगा, क्या करूंगा, जर्क, उसको डिस्टर्ब करूंगा। आप अगर उसको इस तरह करोगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इस तरह वेव्स प्रोड्यूस होगा। जब मैं उसको जर्क दूंगा ना, तो अगर उस ये बंदा है ना, इसको क्या करेगा, इस तरह करेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब उस रस्सी को डिस्टर्ब करेगा। जब उस मीडियम में मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो वो जर्क मतलब जर्क क्या करेगा, उसको अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में क्या करेगा, जर्क देगा। तो याद रखना, ये क्या करेगा, ये रस्सी, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, मैंने दो पार्टिकल यहाँ पर शो किए, ए और बी मैंने नाम दे दिया, दो पार्टिकल्स है। तो उस पार्टिकल्स में क्या प्रोड्यूस हो गया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया। जब मैंने उसको जर्क दे दिया, उसमें डिस्टर्बेंस, इस रस्सी में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो उसके पार्टिकल्स में क्या प्रोड्यूस हो गया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया, अपवर्ड मोशन। उसने क्या किया, अपवर्ड मोशन में मोशन किया। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक जर्क प्रोड्यूस हो गया। जर्क प्रोड्यूस हो गया किसकी वजह से, मेरी हाथ की मोशन की वजह से। तब ये जर्क क्या करेगा, ये पार्टिकल ए बी, ये पार्टिकल ए और बी अपनी जगह पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी नहीं आपको नजर आ भी रहा है ना, ये इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये एनर्जी अभी क्या करेगा, पार्टिकल अपवर्ड मोशन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा आगे मोशन में। ये पार्टिकल से मैं अब आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसमें मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखना, इस पर्सन ने उसको जर्क दे दिया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, डिस्टर्बेंस। अब ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी, वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस हो गया। तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, एक जर्क। तो वो जर्क क्या करेगा, अपनी एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, बट मगर मैटर मतलब मैटर कोई भी चीज़, कोई वो भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और वो जगह घेरे, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैटर। मैटर क्या है, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और वो क्या करे, जब आप किसी भी जगह पर रखते हैं, वो क्या करे, कोई भी जगह रहे। तो एनीथिंग विच हैव वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसका वॉल्यूम हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैटर। तो मैंने इस रस्सी को जर्क दे दिया, तो ये पार्टिकल्स, लेट सपोज मैंने दो पार्टिकल यहाँ पर शो कर लिया, और ये एनर्जी क्या करेगा, इस तरह आगे मतलब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। किस तरह, ये पार्टिकल्स अपने जगह क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट, उसने क्या किया, वाइब्रेशन शुरू की, तो उस अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई, यहाँ पर वाइब्रेशन अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई। तो ये पार्टिकल क्या गए, अपवर्ड डायरेक्शन में गए, ए और बी। अब देखना इस सेकंड पॉइंट में, ये एनर्जी क्या करेंगे, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, मगर ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल भी क्या है, मैटर्स है, ये इस पार्टिकल्स को मतलब ये मैटर को आगे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे वेव्स। किस तरह, अब देखते हो ना, आप यहाँ पर देखो ना, उसी तरह जब ए और बी पार्टिकल्स ने उसमें जर्क प्रोड्यूस हो गया ना, तो उसने अपनी एनर्जी क्या कर ली, आगे वाली पॉइंट्स को दे दी, आगे वाली पार्टिकल्स को दे दी। किसको दे दी, आगे वाली पार्टिकल्स को एनर्जी देती। और देखते आपको नजर भी आ रहा है कि पार्टिकल ए और बी अपने ही पॉइंट पर है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, मैटर आगे नहीं जा रहे हैं वेव्स में। वेव्स का काम क्या है, सिर्फ वेव्स का काम क्या है, जब किसी भी मीडियम आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो वहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होगा, तो वेव्स का काम क्या है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को आगे फॉरवर्ड करना, बल्कि मैटर को अपनी ही जगह पर मैटर अपनी ही जगह पर क्या रहता है, स्टेबल लेता है। मैटर का काम सिर्फ क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना। मतलब ये क्या है, पार्टिकल्स भी क्या है, मैटर्स। ये पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, एनर्जी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और मोमेंटम को भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। अब देख रहे हो ये एनर्जी, ये मैंने यहाँ पर एरो निशान भी लगाई, ये एनर्जी क्या करेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। और साथ में आपको नजर भी आ रहा है, पार्टिकल ए और बी वापस क्या हो गए, इसने एनर्जी आगे शिफ्ट किया, और पार्टिकल ए और बी वापस अपने ही पुराने पोजीशन पर आ गए। पार्टिकल्स शिफ्ट नहीं हुए, पार्टिकल्स क्या है, मैटर्स है, मैटर आगे शिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ ये जो जर्क की वजह से जो एनर्जी
प्रोड्यूस हो गई, वो एनर्जी क्या हो गई, आगे शिफ्ट हो गई। अब ये एनर्जी कौन से पार्टिकल के पास आ गई, सी और डी। अब ये सी और डी का ये काम है कि ये पार्टिकल क्या करे, ये एनर्जी आगे शिफ्ट करे। पार्टिकल का काम है कि एनर्जी को आगे शिफ्ट करे, सही। तो ये सी और डी ने आप एनर्जी, ये मैंने यहाँ पर एरो लिखा है, तो ये एनर्जी आगे शिफ्ट करेंगे, बल्कि पार्टिकल अपने ही पॉइंट पर, सी और डी जो पार्टिकल्स है वो अपने ही पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वो आगे शिफ्ट नहीं होंगे, मैटर आगे शिफ्ट नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पर सी और डी, उसी तरह जब सी और डी ने एनर्जी को आगे शिफ्ट कर लिया तो सी और डी वापस अपने ही स्टेबल पोजीशन पर आ गए। और अब ये एनर्जी किस पार्टिकल को मिल गए, ई और एफ। अब इसी तरह ये ई और एफ क्या करेंगे, आगे एनर्जी शिफ्ट करेंगे और वापस ये ई और एफ पार्टिकल अपने ही पोजीशन पर आएंगे। तो पार्टिकल्स हमारे साथ क्या है, मैटर है। तो आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि एनर्जी और मोमेंटम, इसी तरह मोमेंटम भी आगे शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी और मोमेंटम आगे शिफ्ट हो रहा है, बल्कि जो मैटर्स है, मैटर हमारे साथ, मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और वो जगह घेरे, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैटर। तो मैटर को हम सिंपल पार्टिकल, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स मैटर है ना, तो इसलिए ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने ही जगह पर वापस आ रहे हैं, अपने जगह पर वापस आ रहे हैं, ये आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे। तो इसलिए वेव्स, मैंने यहाँ पर प्रूव करके बताया कि वेव्स क्या है, कि जब किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होगा। किसी भी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होगा। और वेव्स का काम क्या है, एनर्जी और मोमेंटम को आगे ट्रांसफर करना, लेकिन मैटर को कभी भी ये आगे ट्रांसफर नहीं करेगी। जिस तरह ये पार्टिकल्स है, जब इसको एनर्जी मिल गई जर्क की वजह से, तो इसने वाइब्रेट, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट तो कर लिया ना, अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन शो किया, मगर उसने एनर्जी को आगे शिफ्ट कर लिया वापस। पार्टिकल शिफ्ट नहीं हुए, पार्टिकल वापस अपनी जगह पर आएगा, जिस तरह ए बी। फिर इसने ये एनर्जी सी डी को दी थी, सी डी ने एनर्जी को आगे शिफ्ट कर ली, जिस तरह यहाँ पर पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पर आगे। फिर ये एनर्जी सी एफ को दिए जाएंगे, फिर आगे ये एनर्जी ट्रांसफर होते जाएंगे, मगर पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेट करते जाएंगे, वो शिफ्ट आगे नहीं होंगे। तो ये क्या था, वेव्स का कंसेप्ट था। अब दो टाइप याद रखना, जब हम बी वेव्स को आपको पढ़ा, मैं अभी वेव्स का चैप्टर स्टार्ट किया ना, वेव्स का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। दो में वेव्स का क्या है, दो मेजर कैटेगरीज है। एक क्या हमारे साथ क्या है, मैकेनिकल वेव्स, एक क्या है हमारे साथ, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स है, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, मतलब वो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स हमारे साथ वो वेव्स है जिसके लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होगी उसकी प्रोपिगेशन के लिए। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, ये मेरा आवाज़ आपको पहुँच रहा है ना, मेरा आवाज़ क्या करे, मैं जब बोलूँगा ना तो मेरा आवाज़ किसी दूसरे तक किसकी फॉर्म में पहुँचेगा, वेव्स की फॉर्म में। तो ये मेरा आवाज़ साउंड कौन ट्रांसफर कर रहा है, एयर ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब एयर, आप यहाँ पर क्या है, अगर आप एयर को क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो ये मेरा आवाज़ किसी भी दूसरे जगह पर दूसरे इंसान तक नहीं पहुँचेगा। तो आवाज़ क्या है हमारे साथ, एक मैकेनिकल वेव है। तो आवाज़ क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। तो वो वेव्स जिसकी प्रोपिगेशन के लिए, प्रोपिगेशन का मतलब क्या है, वो वेव्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको मीडियम की जरूरत होगी। जिस तरह आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसकी किस चीज़ की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। जिस तरह हवा क्या है, एक मीडियम है। तो आवाज़ किसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, हवा के ही जरिए। तो इसलिए वो वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपिगेट होने के लिए किस चीज़ की जरूरत हो, मीडियम की जरूरत हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया साउंड वेव, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा आवाज़ किसी दूसरे बंदे तक पहुँच रहा है, तो ये अगर ये साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स। ये साउंड वेव क्यों मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत है। नहीं, अगर ये हवा यहाँ पर मौजूद ना होता तो ये मेरा आवाज़ किसी दूसरे बंदे तक पहुंचता नहीं। तो इसलिए ये आवाज़ की लहरें, आवाज़ का जो साउंड है ना, ये आवाज़ साउंड वेव्स, ये किसके जरिए प्रोपिगेट करता है दूसरे इंसान तक, हवा के जरिए। हवा हमारे साथ क्या है, एक मीडियम। इसी तरह वेव्स इन स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग में एक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हमारे साथ कौन से वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह वेव्स इन वाटर, जब वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती है, वो भी कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह वेव्स सेटअप इन स्ट्रिंग, जब यहाँ पर मैंने आपको बताया, जब स्ट्रेच स्ट्रिंग में आप वेव्स क्रिएट करते हो, सेटअप होती है, तो वो भी कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है। तो सिंपल मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव्स। अब इसके बाद नॉन मैकेनिकल वेव्स इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर मैकेनिकल, यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉन लिख लिया। नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, वो वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो। कौन सी वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स है, वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल हमारे साथ क्या है, वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए जो हमारे साथ मीडियम की जरूरत ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब किस तरह, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे वेव्स आते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोरेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, ये सारे हमारे साथ क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स। हमारे साथ लाइट नहीं है जो सन से रोशनी आ रही होती है ना, ये लाइट वेव्स। ये सन से जो रोशनी ज़मीन पर आ रही है, इसको कोई भी चीज़ स्पेस में क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी हवा नहीं है, तो ये लाइट खुद ज़मीन पर पहुँच रहा है, इसलिए लाइट क्या पहुँच रहा है, खुद ज़मीन पर पहुँच रहा है। तो लाइट ऐसी वेव्स है जो क्या करती है, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमारे साथ एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये तमाम के तमाम वेव्स, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब ये दो टाइप्स हमने पढ़ ली। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स में ना अब आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम आगे क्या करेंगे, जो भी टाइप्स पढ़ेंगे वो किसके टाइप्स पढ़ेंगे, नॉन मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल। जब अब आगे अब तमाम के तमाम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स के हम जब टाइप्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वहाँ पर प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपिगेशन ऑफ मीडियम, मतलब हर उसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो इसके बाद जो भी टाइप्स हम पढ़ेंगे मैकेनिकल, दो मेजर कैटेगरीज थे वेव्स के, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। अब जो हम सारे पढ़ेंगे वो कौन सी वेव्स होंगे, मैकेनिकल वेव्स होंगे। जो भी वेव्स पढ़ेंगे हम मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने कौन सी वेव स्टार्ट करूंगा, प्रोग्रेसिव वेव्स। कौन सी वेव्स अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रोग्रेसिव वेव्स। अब प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स है, अब एक प्रोग्रेसिव वेव्स है और एक स्टैंडिंग वेव्स है। ये कौन सी वेव्स है, इसको हम क्या नाम देते हैं कि दे बेस्ड ऑन द प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये इस तरह वेव्स है जिसको हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, सिंपल आप क्लासिफाई में नहीं जाओ, सिंपल क्या है कि ये भी क्या है, मैकेनिकल वेव्स का टाइप्स है। सी मैकेनिकल वेव्स का टाइप्स है, किस तरह टाइप्स है, ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ प्रोग्रेसिव वेव्स का टाइप है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह, इसका काम क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स, अब प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स है, are waves which transfer energy from one point to another point by a periodic disturbance is called progressive waves। याद रखना, प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स होती है, वो वेव्स जो क्या करे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे। प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स है, वो वेव्स जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। किसके जरिए, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आप क्या करते हो, पानी में कोई भी पत्थर फेंकते हो, कोई भी कार फेंकते हो, तो वो क्या करती है, मैंने पानी में कोई कार फेंक लिया सही, या कोई भी पत्थर फेंक लिया, जब मैं पानी में फेंकूंगा तो पानी क्या है, मीडियम, और मैंने पत्थर फेंक लिया पानी के अंदर, तो पानी के अंदर मैंने क्या क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो जो भी कार या कोई भी मैं चीज़ उसकी या पत्थर उसके अंदर फेंकूंगा ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट मैंने फेंक लिया उसके अंदर, वो अपनी जगह ही खड़ा रहेगा, वो आगे पीछे मूव नहीं करेगा। सिर्फ वो क्या करेगा, उसकी वजह से क्या करेगा, लेरे वेव्स क्या करेंगे, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन शो करेगा, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, वेव्स। आगे क्या प्रोड्यूस होंगे, वेव्स। और वो वेव्स क्या करते जाएंगे, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, वो वेव्स क्या करते जाएंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे। तो वो वेव जिस तरह वो पानी में, वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो गए, तो वो वेव्स का काम क्या है, एनर्जी को, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है कि प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स है, हर वो वेव्स जो क्या करे, मतलब जो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करे, एनर्जी को आगे ट्रांसफर करे, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। आर वेव्स व्हिच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, पीरियड के ही जरिए, मतलब एक पीरियड के तहत, सही है। तो इसलिए जब वेव्स क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर करे, इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स। अब इसके रिलेटेड मैंने आपको समझाया कि वेव्स का काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो फिर प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है, ये स्पेशल टाइप है प्रोग्रेसिव वेव्स जो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। अब इसके बाद एक और टाइप आ गया जिसको हम क्या नाम देंगे, स्टैंडिंग वेव्स। वो क्या होगा, स्टैंडिंग का मतलब क्या है, उसको हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। मगर मैंने यहाँ पर क्या बताया कि वेव्स का काम क्या है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना। उस स्टैंडिंग वेव में फिर मैं आपको बताऊंगा, स्टैंडिंग वेव्स का भी काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। वहाँ पर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, मगर वहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म है जहाँ पर एनर्जी, हम कहते हैं कि वहाँ पर एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स है, वो वेव्स जो एनर्जी को क्या करे, ट्रांसफर करे, वो वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसफर करे उसको हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। इसके बाद हम कौन सी टाइप पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव्स। तो आपने उसमें कंफ्यूज अभी नहीं होना है, आपने अभी प्रोग्रेसिव वेव्स पर कंसंट्रेट करना है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स। अब अगर मैं आपसे कहूं, प्रोग्रेसिव वेव्स को हम ट्रेवलिंग वेव्स भी नाम देते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रेवलिंग वेव्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव वेव्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रेवलिंग वेव्स। अब मैं आपको प्रोग्रेसिव वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद आ गई तो आगे जो मैं प्रोग्रेसिव वेव्स के दो टाइप्स पढ़ाऊंगा, एक हमारे साथ क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद आ गई ना, तो फिर आप ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिल्कुल ही आसान है। अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक अभी तवज्जो से पढ़ लिया ना, तो आपको ट्रांसवर्स वेव्स के जो टाइप्स है, जो हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
सॉरी जो प्रोग्रेसिव वेव्स के जो आगे हम दो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, एक हमारे साथ ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपने गौर से पढ़ना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्रस्ट। इसको हम क्या नाम देंगे? क्रस्ट। अब पीक पोर्शन ऑफ द वेव अबव द इक्विलिब्रियम या मीन लेवल। अब क्रस्ट कौन सा पॉइंट है? याद रखना, जो क्या है, जो पीक पोर्शन ऑफ द वेव अबव द इक्विलिब्रियम या मीन लेवल। जो पीक पोर्शन होगा, यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर एक वेव्स बनाया है, मैंने क्या बनाया? एक वेव्स बनाया है। यहाँ पर ये जो पीक पोर्शन होगा ना, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ये जहाँ पर, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? जहाँ पर क्या हो, इक्विलिब्रियम लेवल, या हमको इसको हम क्या नाम देते हैं? मीन लेवल। इसको हम क्या नाम देते हैं? जैसे वेव्स क्या करती है, जैसे वेव स्टार्ट होती है ना, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? मीन लेवल या इक्विलिब्रियम। याद रखना ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम या मीन लेवल, ये वाला पॉइंट। तो इसलिए इस मीन लेवल से, इसको हम मीन लेवल भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस मीन लेवल या इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर इस हाईएस्ट पॉइंट तक, तो इस पीक तक, इस पीक को हम क्या नाम देंगे? क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है? इस पीक पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ये वेव में जो अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड मोशन जो आ रहा है, ये अपवर्ड जो क्रस्ट आ रहा है, जो अपवर्ड क्रस्ट आ रहा है, जो अपवर्ड मोशन आ रहा है ना, ये, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? इसको क्रस्ट का नाम देंगे। सही है। क्रस्ट क्या हो गया? ये मीन पोजीशन से जितना भी अपवर्ड डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? क्रस्ट। सही है, क्रस्ट। अब इसके बाद ट्रफ क्या आएगा? पीक पोर्शन ऑफ द वेव बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। याद रखना, ये पीक पोर्शन है, ये मैंने क्या बताया था, इस इक्विलिब्रियम लेवल से लेकर हाईएस्ट पोर्शन तक, इस इक्विलिब्रियम लेवल से लेकर इस पीक तक, इस हाईएस्ट पॉइंट तक, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रस्ट। फिर उसी तरह ये भी हमारे साथ क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पर भी वेव्स क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पर भी क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल। ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल या मीन लेवल। ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम या मीन लेवल। तो इस इक्विलिब्रियम लेवल से लेकर बिलो तक, बिलो पीक लेवल तक, किस क्या मैंने लिखा है? पीक पोर्शन ऑफ द वेव बिलो इट्स इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम के नीचे पीक पोर्शन आ रहा है, ये क्या है? इसको हम इक्विलिब्रियम के नीचे। अब रिवर्स डायरेक्शन में जो पीक आ रहा है, अब जो रिवर्स डायरेक्शन में सबसे हाईएस्ट पीक आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रफ। ये हमारे साथ क्या है? पीक। जो रिवर्स डायरेक्शन में जो हाईएस्ट पीक आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रफ। अपवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन पॉइंट से जो हम कहते हैं, इस पॉइंट से लेकर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जितना पीक आ रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जितना पीक आ रहा होगा, उसको हम क्रस्ट नाम देते हैं। इसी तरह इस मीन लेवल या इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारे साथ है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन लेवल, इससे जो डाउनवर्ड पीक आ रहा है, ये नीचे वाला जो पीक आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रफ। तो क्रस्ट क्या होगा? वेव्स में अपवर्ड, जो अपवर्ड पार्ट होगा, नहीं इक्विलिब्रियम से लेकर ये मीन पॉइंट से, आप सिंपल कहते हुए इक्विलिब्रियम पॉइंट से या मीन पॉइंट से जो अपवर्ड मोशन आ रहा है, इस अपवर्ड मोशन को हम क्या, ये अपवर्ड पीक को हम क्रस्ट का नाम देंगे। इसी तरह ये डाउनवर्ड पीक को हम क्या नाम देंगे? ट्रफ। तो इसी तरह ये क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है, ये हमारे साथ ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। सही है। तो ट्रफ क्रस्ट समझ आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्रस्ट और ट्रफ का डायरेक्शन किस तरह है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। क्रस्ट और ट्रफ, अगर क्रस्ट का डायरेक्शन किस तरफ था? अपवर्ड, तो ट्रफ का डायरेक्शन किस तरह होगा? डाउनवर्ड। तो क्रस्ट और ट्रफ का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू ईच अदर। याद रखना, क्रस्ट और ट्रफ का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। अगर क्रस्ट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो ट्रफ का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। तो क्रस्ट और ट्रफ का डायरेक्शन क्या है? हमेशा अपोजिट, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। इसके बाद एम्पलीट्यूड, याद रखना, एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन या इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर लेट सपोज में ये हमारे साथ क्या है कि इस मीन लेवल से लेकर इस मीन लेवल या इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। अब किस तरह? लेट सपोज मैंने एक वेव बना लिया, ये भी हमारे साथ एक डिस्टेंस आ रहा है, ये भी एक डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, इसी तरह ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है और ये भी डिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा? ये नहीं, ये पीक वाला, ये सबसे ज्यादा, जो सबसे यहाँ पर ये पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके भी लिख लिया। तो सबसे इस मेन पोजीशन से लेकर जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस, ये सारे हमारे साथ डिस्टेंस। मतलब एम्पलीट्यूड कौन सा डिस्टेंस होगा? जो इस मीन या इक्विलिब्रियम लेवल से क्या होगा? सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट पर आ रहा है, तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। याद रखना, इस मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्टेंस आ रहा होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड। इसी तरह आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देख सकते हो, तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर भी डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, मगर ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा नहीं आ रहा है। ये डिस्टेंस क्या है? इसी तरह इस मीन पोजीशन से आप इस तरह इसको अपवर्ड मोशन में भी लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां आ रहा है? इस पॉइंट पर। तो याद रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन या इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से या मीन पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ आ गया? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट,
मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पॉइंट, इसको हम क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड। सही है, एम्पलीट्यूड क्या है? मेन पॉइंट से या इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब मैं आपसे पूछूं, इससे पहले मैं आपको वेवलेंथ समझाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है, याद रखना एम्पलीट्यूड भी क्या है? डिस्टेंस है। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या है? मीटर। याद रखना एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है? मीटर। तो इसलिए एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या है? मीटर। इसी तरह वेवलेंथ का भी यूनिट क्या है? मीटर। तो इसलिए अगर मैं अभी मैं क्या समझा रहा था? वेवलेंथ। तो आपने एम्पलीट्यूड का यूनिट मैंने नहीं लिखा, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है? मीटर। वो भी एक डिस्टेंस है। वेवलेंथ क्या होगा? याद रखना दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या? साथ में आने वाले। यहाँ पर देखो ना, ये दो कंसेक्यूटिव ना, यहाँ पर एक क्रस्ट दूसरा क्रस्ट दोनों साथ में आने वाले हैं ना। अगर मैं इसको छोड़ एक क्रस्ट ये दरमियान में छोड़, यहाँ पर लेट सपोज कोई और क्रस्ट आ रहा होगा, तो ये कंसेक्यूटिव ट्रफ नहीं होगा। ये कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? साथ में आने वाले। ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, ये दोनों साथ में आने वाले। तो इन दोनों क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, या दोनों ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव, दो साथ में आने वाले ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, या दो साथ में आने वाले क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, इसको हम क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। ये वाले निशान से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। वेवलेंथ को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। उसी तरह वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। वेवलेंथ का यूनिट भी क्या है? मीटर। इसी तरह एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या है? मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या है, तो याद रखना डायमेंशन, इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो मैं यहाँ पर इसका डायमेंशन लिख रहा हूँ। डायमेंशन हम किस तरह निकालते हैं? सिंपल, मीटर का सिंबल क्या है? एम। सही, इसका यूनिट क्या है? मीटर। एम्पलीट्यूड। तो सिंपल एम की पावर क्या हो जाएगा? 0, एल की पावर 1, इसी तरह टी की पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 लोगे तो 1 हो जाएगा। तो मीटर के लिए हम कौन सा? मीटर हमारे साथ एक लेंथ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी जगह क्या लिख लिया? लेंथ। तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड का डायमेंशन। इसी तरह वेवलेंथ भी हमारे साथ एक क्या है? एक डिस्टेंस है, हमारे साथ एक लेंथ है, तो इसलिए उसको हम भी किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर। तो उसका भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, उसका भी डायमेंशन इसी तरह है। तो इसलिए एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या बन गया? एम की पावर 0, एल की पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, इसी तरह टी की पावर 0। सही है, तो ये इसका क्या बन गया? डायमेंशन बन गया, इसका यूनिट एम्पलीट्यूड का। वेवलेंथ मैंने क्या बताया? इस दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, मतलब दो साथ में आने वाले ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, या दो साथ में आने वाले क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, उसको हम क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा भी, यहाँ पर मैंने वेवलेंथ का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके इक्वल है? 1 लैम्डा के इक्वल है। यहाँ आप क्या कह सकते हो? इस ट्रफ से लेकर इस सेकंड ट्रफ तक, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या नाम देंगे? लैम्डा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 वेवलेंथ। ये किसके इक्वल है? दो साथ में आने वाले ट्रफ का डिस्टेंस या दो साथ में आने वाला क्रस्ट का डिस्टेंस, उसको हम क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। तो इसलिए ये किसके इक्वल है? 1 वेवलेंथ। इसी तरह अगर इसके साथ आगे आप दो क्रस्ट और लगाओगे, मतलब जितना आप मिलाते जाओगे तो वेवलेंथ उतना बढ़ता जाएगा। 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ किसके इक्वल है? एक वेवलेंथ दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ। तो ये भी एक कंप्लीट वेवलेंथ है। ये भी क्या है? इन दो क्रस्ट के दरमियान भी जो लेंथ है उसको हम भी क्या कहते हैं? एक वेवलेंथ। या इन दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? 1 वेवलेंथ। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइम पीरियड। सिंपल टाइम पीरियड क्या है? द टाइम इन विच वन वेव ऑफ अ साइकिल वेव पास। याद रखना ये एक कंप्लीट वेव साइकिल, ये क्या हमारे साथ यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक कंप्लीट वेव साइकिल जिस भी क्या करे? सर्टेन पॉइंट से पास करे। एक कंप्लीट वेव साइकिल एक सर्टेन पॉइंट से पास करे, उसके लिए जितना टाइम की जरूरत होगी उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा? एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा उस टाइम को हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। तो द टाइम इन विच वन साइकिल ऑफ अ वेव पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। किसी भी सर्टेन पॉइंट से जब एक साइकिल क्या करेगा? उस पॉइंट से क्या करेगा? पास करेगा। लेट्स सपोज ये क्या एक साइकिल है ना, वेव का एक साइकिल। ये साइकिल अगर किसी भी जगह से तो आगे जा रहा है ना, इस तरह ट्रेवल कर रहा है ना, तो एक साइकिल किसी भी पॉइंट से क्या करे? ट्रेवल करे। तो उसके लिए जितनी टाइम जरूरत होगी उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, सिंपल नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड। यहाँ पर ये 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में मतलब एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितने भी साइकिल गुजर जाएंगे, जितने भी वेव्स के साइकिल गुजर जाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितने वेव्स के साइकिल गुजर जाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी। सिंपल आपने एक सेकंड को याद रखना है। एक सेकंड में मतलब एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितने भी साइकिल क्या करे? गुजर जाए। मतलब एक सेकंड में या किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में जितने भी साइकिल क्या हो जाए? गुजर जाए, उसको हम क्या नाम देंगे?
फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, या सिंपल आप कह सकते हो कि एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितने वेव्स गुजर जाए, एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, उस पॉइंट से जितने एक सेकंड में जितने भी वेव्स गुजर जाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी। और याद रखना फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और टाइम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर ये टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, टाइम किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या बन जाएगा, एफ टी। एफ टी इज इक्वल टू 1। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम का मतलब 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज, अगर मैं आपसे पूछूं तो द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल टू 1 2 3, आप क्या जवाब दोगे। तो याद रखना द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल टू 1। फ्रीक्वेंसी और टाइम का अगर आप क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। या हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं, या हमें ये रिजल्ट दे रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। वो 1 के इक्वल का मतलब क्या है कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्यों, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। अगर टाइम बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। इनवर्स रिलेशन कहते हैं भी इसको, एक चीज बढ़ जाए दूसरी चीज क्या हो जाए, कम। इसको हम क्या नाम देते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या थे प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं क्या करूंगा, प्रोग्रेसिव वेव्स के टाइप्स लिखूंगा, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, अगर आप इसको नोट कर लेना तो नोट भी कर सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले। हम क्या पढ़ लेते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। तो अब अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स के टाइप्स। प्रोग्रेसिव वेव्स मैंने अब क्या पढ़ा है कि वो वेव्स जो एनर्जी को क्या करे, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ क्या करे, ट्रांसफर करे, उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोग्रेसिव वेव्स। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स के टाइप्स। सबसे पहला टाइप क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा टाइप क्या है प्रोग्रेसिव वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आप जो प्रोनाउंस कर सकते हो, आपके लिए इजी हुई, आप प्रोनाउंस करो। तो पहला टाइप क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। तो अब मैं ट्रांसवर्स वेव को पहले डिफाइन करूंगा, फिर उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं कि ट्रांसवर्स वेव असल में है क्या। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। उसी तरह ये भी हमारे साथ क्या है, एक वेव्स है, एनर्जी ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब किस तरह, याद रखना इसमें पार्टिकल्स एनर्जी क्या करेगा, पार्टिकल्स क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर। लेट सपोज अगर पार्टिकल वाइब्रेट करे थे अपवर्ड और डाउनवर्ड, पार्टिकल क्या करे थे, अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या करे थे, वाइब्रेट करे थे, एनर्जी क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब एनर्जी और पार्टिकल की वाइब्रेशन के दरमियान कौन सा मतलब एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के राइट एंगल टू ईच अदर। किस तरह, लेट सपोज ये वेव्स हमारे साथ, सही है। उसी तरह मैंने एक वेव्स बनाने, मैंने इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। इस वेव्स में, ये तो वेव्स है ना, ये एक रस्सी एक मीडियम है, मैंने उसमें क्या क्रिएट की, डिस्टर्बेंस क्रिएट की। मैंने जब इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, पार्टिकल्स ए और बी। मैंने यहाँ पर दो पार्टिकल को जाहिर करके लिख लिया कि ये पार्टिकल्स ए और बी। ये पार्टिकल अपने पॉइंट पर किस तरह वाइब्रेट करेंगे, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में वाइब्रेट करेंगे, जबकि एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे जब ये वाइब्रेट क्या करेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो अभी मैंने बता दिया कि इस तरह वेव जिसमें क्या हो, मीडियम के वाइब्रेट, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स और प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के दरमियान, मतलब उसके दरमियान कौन सा रिलेशन बन रहा हो, दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। तो आपको नजर भी आ रहा है वेव्स किस तरह वाइब्रेट कर रहा है, नीचे ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, जबकि एनर्जी आगे क्या कर रही है, वेव्स आगे फॉरवर्ड हो रही है, वेव्स क्या कर रही है, आगे ट्रांसमिट हो रही है, आगे क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, जबकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान क्या है, राइट एंगल है। तो इसलिए वो वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या हो, वाइब्रेट करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफर कर रहा है और पार्टिकल क्या करे, उस डायरेक्शन, उस वेव्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या करे, वाइब्रेट करे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। किस तरह ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में प्रोपगेट कर रहे हैं, जबकि वेव्स क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर हो रही है। क्या है, मैंने यहाँ पर भी लिखा भी है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, जबकि वेव्स आगे जाता है। तो दोनों के दरमियान कितना एंगल बनता है, 90। दोनों क्या होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इसलिए वेव्स आगे जा रहे हैं और वेव्स जबकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं उसके वेव्स के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये पार्टिकल क्या करें, ये वेव्स क्या करें, आगे जा रही है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया, पार्टिकल्स उसी पॉइंट पर है क्योंकि वेव्स का काम क्या है,
पार्टिकल्स को आगे, मैटर को आगे ट्रांसफर नहीं करना, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करना है। तो इसलिए ये वेव्स आगे जा रहे हैं, ये एनर्जी अभी आगे पॉइंट्स में ट्रांसफर होगी, तो ये भी क्या करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में प्रोपिगेट करेगा और वेव्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो दोनों के दरमियान कौन सा डायरेक्शन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कर रहा है और वेव्स आगे जा रहे हैं, तो दोनों के दरमियान कौन सा डायरेक्शन है, कितना एंगल बन रहा है। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं बोल रहा, मतलब कितना एंगल है, कौन सा ही इसके दरमियान कौन सा कितना एंगल बन रहा है, 90। पार्टिकल्स अपवर्ड और डाउनवर्ड और वेव्स आगे जा रहे हैं, तो दोनों के दरमियान क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो वेव्स जिसमें क्या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करे, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे, किसके, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, वेव्स आगे की तरफ जा रहे हैं जबकि पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये क्या है हमारे साथ, पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, जबकि ये हमारे साथ ये रेड एरो क्या है, वेव्स की मूवमेंट की डायरेक्शन। तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर मैंने वैसे डायग्राम में बताया और यहाँ पर मैंने क्या बताया, दोनों का डायरेक्शन लिखकर, मतलब ये पार्टिकल्स क्या करे, ऊपर नीचे वाइब्रेट करे, ये वेव्स इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रोपिगेट कर रहा है। तो इस तरह वेव्स जिसमें प्रोपिगेशन ऑफ मीडियम्स पार्टिकल और वेव्स की ट्रांसमिशन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसवर्स वेव। अब याद रखना ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे साथ कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे साथ क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। तो हम इस तरह भी कहते हैं कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्यों, उसमें जो प्रोपिगेशन होती है वो कौन सी होती है, वो सारे राइट एंगल, तो वो सारे जो प्रोपिगेशन है उसमें तमाम के तमाम क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर, वो क्या है, पार्टिकल और प्रोपिगेशन दोनों क्या है, प्रोपिगेशन ऑफ द वेव्स दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह वेव्स इन स्ट्रिच स्ट्रिंग, जो ये नहीं, ये स्ट्रिच स्ट्रिंग, या भी हमारे साथ एक स्ट्रिच स्ट्रिंग है, मैंने उसको आगे से स्ट्रिच किया, बांधा हुआ है, जबकि मैं हाथ से क्या कर रहा हूँ, प्रोपिगेट, पार्टिकल इस तरह आगे नीचे प्रोपिगेट वाइब्रेट करे, जबकि वेव्स इस तरह आगे जा रहे हैं, तो दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन बन रहा है, 90 एंगल, दोनों क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। इसी तरह जब रिपल टैंक वेव, जिस तरह आप रिपल टैंक आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, जब आप उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस, उसमें जब पानी भरा होता है, जब आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो ना, तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो भी कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं और वेव्स का डायरेक्शन क्या है, जो वेव्स जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रोपिगेट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, पार्टिकल बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, वेव्स इस तरह जा रहे हैं, या वेव्स उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, वो भी क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रप्स। याद रखना ट्रांसवर्स वेव किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगा, क्रस्ट और ट्रप की फॉर्म में। ये ऊपर वाला हमारे साथ क्या है, पीक पॉइंट, ये ऊपर वाला जो हम इसको हम क्या नाम देंगे, क्रस्ट, और ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रप। ट्रांसवर्स वेव किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगा, क्रस्ट और ट्रप की फॉर्म में क्या करेगा, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रप। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। अब मैं ये क्या करूंगा, लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ ना, ये हमारे साथ क्रेस्ट और ये ट्रप। याद रखना इसमें कुछ और पॉइंट्स भी है, कुछ और पॉइंट्स भी है इस वेव्स को समझने के लिए। ये नहीं है जो ये जीरो, जो रस्सी के साथ ये जो बिल्कुल मीन लेवल, इसको हम क्या कहते हैं, नोड। ये भी हमारे साथ क्या है, नोड, जहाँ पर क्या है, बिल्कुल जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट भी क्या है, जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये इस पॉइंट पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है और इस पॉइंट पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए तमाम वो पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ये पॉइंट भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस पर भी जीरो, इस पर भी आप आगे भी वेव्स बना सकते हैं। तो इसको हम क्या नाम, वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो उसको हम क्या नाम देते हैं, नोड। वो पॉइंट्स जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो उसको हम क्या नाम देते हैं, नोड्स। तो इस पॉइंट्स पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हमारे साथ नोड 1, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने N1 लिखा है, ये भी हमारे साथ नोड है, मैंने N2 नाम दिया है, सिंपल। ये नोड क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर भी जीरो, इसको मैंने क्या नाम दिया है, N3, मतलब नोड 3। तो वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नोड। ये पॉइंट, ये जो ब्लैक से मैंने लिखा है, इसको मैंने ए का नाम दिया है, ए, इसको A2 और इसको A1। वो पॉइंट जिस पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर क्या देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है इस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट, इसको हम क्या नाम देंगे, याद रखना ये हमारे साथ कौन सा पॉइंट है, जो सीधा मैंने लिखी लगा है, इसको मैं क्या लूंगा, रेफरेंस है। हमारे साथ क्या है, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन आप भी कह सकते हो, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन नहीं है, ये हमारे साथ रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन से देखो यहाँ पर ये ए क्या है हमारे साथ, जो ए ये बिल्कुल मैक्सिमम, जो मैंने डॉट लिखा है, ये रेफरेंस लाइन से ऊपर ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं ये क्या लिख सकता हूँ, एंटी नोड। इसको हम क्या नाम देंगे, जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी नोड। जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, नोड। जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी नोड। तो इसलिए ये हमारे साथ भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, और जब आप वेव्स बनाते जाओगे उसमें क्या बनते जाएंगे, नोड्स और एंटी नोड्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटी नोड्स।
याद रखना एंटी नोड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। याद रखना हमारे साथ जो एंटी नोड है, एंटी नोड क्या है मैंने अभी बता दी, ये हमारे साथ क्या है, ये एंटी नोड्स है। एंटी नोड्स क्या है, जिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो मैक्सिमम, ये भी हमारे साथ एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। तो एंटी नोड क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड कौन से पॉइंट है, जिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो mx का मतलब मैक्सिमम, disp का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट। वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा हो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी नोड। वो पॉइंट जिस तरह ये और ये, वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, नोड। वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा हो उसको हम क्या नाम देंगे, याद रखना जिस पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम आ रहा हो मतलब जीरो आ रहा हो उसको हम नोड कहेंगे, और वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी नोड। जिस तरह अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, वेव्स, अभी वेव लेंथ मतलब वेव्स मैंने क्या पढ़ा है, वेव लेंथ। तो मैंने क्या बताया कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान, तो इसलिए वो क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ आते हैं, क्रस्ट और ट्रफ ट्रांसवर्स वेव्स में आते हैं। तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान, दो मतलब कौन से, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान, मतलब ये साथ में आने वाले, जिस तरह मैंने यहाँ पर, यानी ये भी हमारे साथ क्या है, एक क्रस्ट, ये भी हमारे साथ क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ। या इन ये हमारे साथ एक ट्रफ और ये ट्रफ, इन दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ। अब ये क्या है, क्रस्ट और ट्रफ किस में आ रहे थे, वेव ट्रांसवर्स वेव। अभी मैं कि क्या बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बताऊंगे कि वहाँ पर हम वेवलेंथ को किस तरह डिफाइन करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हम वेवलेंथ को किस तरह डिफाइन करेंगे, कंसेप्ट वही होगा, सिर्फ नाम चेंज होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे साथ क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स। याद रखना इसमें पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी भी क्या होगी, मतलब वेव्स भी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, आगे जाएंगे, और पार्टिकल भी क्या करेंगे, मतलब पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करेंगे, और एनर्जी जो वेव्स होगी वो भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोपिगेट करेगा। पार्टिकल क्या करेंगे, इस तरह वाइब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करेंगे, और वेव्स भी क्या गए, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करे, या क्या एक पार्टिकल से, पार्टिकल भी इस तरह वाइब्रेट करेगा, और एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, इस पार्टिकल की डायरेक्शन में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वो वेव्स है जिसमें क्या करता है, पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है उसी पैरेलल डायरेक्शन में वेव्स भी उसी पैरेलल डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। जिस तरह हमारे साथ साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। मैंने क्या लिखा है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव्स हमारे साथ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉन इसको आप क्या कह सकते हो, कैनॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिव नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन से वेव्स है, नॉन मैकेनिकल वेव्स थे, यानी उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं थी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब साउंड वेव्स को आप किस तरह लिख सकते हो कि ये साउंड वेव्स हमारे साथ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये किस तरह मूव करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल भी है और मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल कौन सी वेव्स थी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। सही, लेट्स सपोज क्या हमारे साथ एक स्पीकर है। सही, इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। ये हमारे साथ क्या एक स्पीकर है। यहाँ पर लेट सपोज कोई भी बंदा है, उसने क्या किया, कोई भी बंदा है उस साउंड को क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ पर ये साउंड के पार्टिकल्स, सही है, ये मीडियम कोई भी ये साउंड के पार्टिकल्स है। तो ये क्या करेंगे, ये इस तरह क्या करेंगे, आगे पीछे, हर पार्टिकल क्या करेगा, आगे और पीछे, आगे इसी तरह यहाँ पर आगे पीछे क्या करेगा, ट्रांसमिट। मतलब ये साउंड वेव्स भी इसी तरह डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई भी इंसान का एयर कान हो, सही है, मतलब कान आ रहा है, इसलिए कोई भी चीज़ आ रहा है, इंसान है, सही। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह आगे फॉरवर्ड, मतलब क्या करेगा, मतलब साउंड वेव्स के जो पार्टिकल्स है वो इस तरह पैरेलल क्या करेंगे, इस तरह क्या करेंगे, आगे पीछे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और इसी डायरेक्शन में वेव्स क्या करेगा, प्रोपिगेट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ये वेव्स पार्टिकल भी इस तरह वाइब्रेट करे, और जो वेव्स वो भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसलिए इस साउंड वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स किसकी फॉर्म में ट्रेवल करते थे, ट्रफ और क्रस्ट। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, सी
ये जिस तरह यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ आ रहा था, तो इस साउंड वेव में मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हम क्रस्ट को क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम क्रस्ट को क्या नाम देंगे, कंप्रेशन। सही है, क्या नाम देंगे, मतलब कंप्रेशन तो नहीं दे सकते, तो यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन अलग चीज है। यहाँ पर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन में आपको समझाऊंगा कि कंप्रेशन किस तरह, अभी मैं कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन फिर क्रस्ट ट्रफ के साथ क्या करूंगा, मतलब नोड एंटी नोड के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। यह हमारे साथ क्या है, ये जिस पर बहुत ही मतलब क्या है, कंप्रेशन, जिस पर ये वेव्स बहुत ही नजदीक आ रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, कंप्रेशन। और जिस पर ये वेव्स नहीं, आपको देखो ये वेव्स क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, दूर, ये क्या है, एक दूसरे के साथ दूर है। जिस पॉइंट पर ये वेव्स एक दूसरे के साथ दूर है उसको हम क्या नाम देंगे, रेयरफेक्शन। जिस पॉइंट पर वेव्स एक दूसरे के साथ दूर है उसको हम क्या नाम देंगे, रेयरफेक्शन। और जिस पॉइंट पर ये रेड से मैंने बनाया, इस रेड पॉइंट पर क्या है, वेव्स एक दूसरे के साथ क्या है, करीब है, वेव्स एक दूसरे के साथ क्या है, करीब। जिस तरह आप स्प्रिंग उठाते हो ना, स्प्रिंग को आप इस तरह खींचते हो ना, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, रेयरफेक्शन। जब आपस में वापस जुड़ते हो तो क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन। तो वो पॉइंट जिस पर क्या है, ये वेव्स, ये क्या है, ये वेव्स करीब है उसको हम कंप्रेशन देंगे। जिस पॉइंट पर ये वेव्स दूर है एक दूसरे से उसको हम क्या नाम देंगे, रेयरफेक्शन। तो ये साउंड वेव किस तरह ट्रांसमिट करता है, ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। पहले क्या करता है, कंप्रेशन करते हैं, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो इसकी फॉर्म में वेव्स क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ये हमारे साथ क्या है, वेव मूवमेंट। तो वेव इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। किसकी फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रखना ये किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। अगर मैं आपसे पूछूं वेवलेंथ, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफाइन करोगे तो वेवलेंथ फिर क्या होगा, याद रखना। उसी तरह अगर मैं पूरे दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस, मैंने क्या कहा कि दो कंसेक्यूटिव, ये नहीं हमारे साथ एक कंप्रेशन है और ये एक कंप्रेशन है, ये दो कंप्रेशन के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन, मतलब दो साथ में आने वाले रेयरफेक्शन के दरमियान, जो ये क्या है, ये तो कंप्रेशन है, दो साथ में आने वाले कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस या दो साथ में आने वाले रेयरफेक्शन के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। तो आप इस तरह वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन और टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को आप किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नो एंटी नोड वो पॉइंट जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और नोड वो पॉइंट होते हैं जिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। आप सिंपल क्या कह सकते हो, ये वो पॉइंट होते हैं जिस पर डेंसिटी क्या होता है या प्रेशर क्या होता है, सिंपल प्रेशर क्या होता है रेयरफेक्शन में, मतलब वो पॉइंट होता है जिस पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। या आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी, जिस पर डेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है, डेंसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है, डेंसिटी क्या होता है, मिनिमम। और इसी तरह कंप्रेशन वो पॉइंट है जिस पर क्या होता है, प्रेशर या डेंसिटी, आप लिख सकते हो प्रेशर या साथ उसमें क्या लिख सकते हो, प्रेशर और डेंसिटी दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। प्रेशर और डेंसिटी दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो कंप्रेशन कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जिस पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम, जिस तरह यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही कंप्रेस आ रहा है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होता है। और रेयरफेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पर प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस वेव जो ट्रेवल कर रहा है आगे, अगर मैं आपसे पूछूं इस वेव का कोई इस तरह रिलेशन बताओ जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रहा हो, वेवलेंथ भी आ रहा हो और स्पीड भी आ रहा हो, जिससे हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सके, इस वेवलेंथ की लैम्डा भी फाइंड कर सके, मतलब वेवलेंथ भी फाइंड कर सके और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सके, मतलब इस वेव की स्पीड भी फाइंड कर सके। तो ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन है वेव स्पीड। अगर आपने वेव स्पीड को फाइंड करना है तो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये भी हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी, v हमारे साथ क्या है, स्पीड, एफ हमारे साथ फ्रीक्वेंसी और लेमडा हमारे साथ क्या है, वेवलेंथ। तो इस रिलेशन से आप किसी भी वेव का क्या फाइंड कर सकते हो, स्पीड फाइंड कर सकते हो, उसी तरह फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो, लेमडा भी फाइंड कर सकते हो। आगे हम इस रिलेशन को डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने किसी वेव का अगर आपने स्पीड फाइंड करना है तो सिंपल कौन सा इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये इक्वेशन आपने यूज करना है। तो यहाँ तक हमारा वेव्स का ट्रांसफर, मतलब वेव्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया। इसी तरह हमने प्रोग्रेसिव वेव्स को भी डिटेल से पढ़ लिया और उसके टाइप्स भी पढ़ लिया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।